नमस्कार दोस्तों, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम और यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सही ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से। तो यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बिल्कुल रेगुलर जुड़ें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं उसमें आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाऊँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट 40। ये ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेट जेआरएफ मॉडल पेपर सेट। तो ये ज्योग्राफी का एक मॉडल पेपर है 40वां, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 496 से लेकर 506 तक डिस्कशन करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और इनके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। देखो है क्या कि मैं एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इन सभी क्वेश्चंस को अपलोड करता हूँ, पहले वहाँ पर डाल देता हूँ मैं PDF बना के, और उनको टारगेट देता हूँ कि आप पे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और फिक्स 10 मिनट बाद में मैं आंसर की डाल देता हूँ। तो यदि आपका 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो नॉर्मल स्कोर है, 7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो गुड स्कोर है, और 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ग्रेट स्कोर है। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे को आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, t.me/UGCnet with अजय। आपको जब मेरे को टेलीग्राम करोगे आप, तो आप मेरे को बता देना कि सर हमें टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, तो मैं ऐड कर दूँगा वहाँ। और यदि आप मेरे इन सभी 496 क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हो तो आप PDF भी ले सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी। तो अब हम बिना लेक्चर दिए हुए ज़्यादा और हमारा जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैसे हो आप सब? बिल्कुल सही। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? कैसी भी चल रही हो आप? अच्छी चल रही हो क्या आपकी तैयारी? देखो, आज हम कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करें। और दिन क्या करता था, मैं अंडरलाइन करके लेके आता था, लेकिन आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज सारा का सारा तुम्हारे हवाले है। कर दिया वतन साथियों तुम्हारे हवाले। आज मैं ये गाना सुना था, इसकी वजह से मैं आज पूरा जो ये मॉडल पेपर है वो मैंने आपके हवाले कर दिया है। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हो। मैंने कोई अंडरलाइन नहीं की, कुछ नहीं किया, डायरेक्टली आपके सामने पेश करूँगा और पढ़ता जाऊँगा और बताता जाऊँगा। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग नोट करना, वैसे मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अब आपके हवाले कर दिया है वतन। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करते हो। क्वेश्चन नंबर पहला है उत्तरी। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है सवाना तुल्य जलवायु दशा भारत में नहीं पाई जाती। दूसरा है सवाना तुल्य जलवायु में नियमित अंतराल पर शुष्क और आर्द्र ऋतु पाई जाती है। यह जलवायु क्षेत्र विषुवतीय वर्षावन और गर्म मरुस्थलों के मध्य अवस्थित होता है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में चरम दैनिक ताप परिवर्तन पाया जाता है। ये आपके पास टोटल 4 स्टेटमेंट है, कथन है सवाना जलवायु से रिलेटेड, और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा गलत है। तो आप बताओ, आपके हवाले है सारा का सारा। अब आप पर डिपेंड करता है क्या करते हो। चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। देखो, एक टाइम आता है हर आदमी का, हर इंसान का, यहाँ पर जो कथन फर्स्ट है वो गलत है, लेकिन इसे हमें सही कहना पड़ रहा है। आंसर सही है और कथन गलत है। आंसर सही है और कथन गलत है कि सवाना तुल्य जलवायु दशाएं भारत में नहीं पाई जाती। ये बात गलत है। भारत में भी सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। देखो,
सवाना तुल्य जलवायु दशा भारत के कुछ हिस्सों उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र और तेलंगाना में पाई जाती है। जो सवाना तुल्य जलवायु दशा है वो भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, जैसे उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है, दक्षिणी महाराष्ट्र में पाई जाती है और तेलंगाना में पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप के सूडान और दक्षिण पूर्व मुड़कर पूर्वी अफ्रीका और मकर रेखा के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में सवाना तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र और तेलंगाना में। और विश्व की बात की जाए तो विश्व में सवाना तुल्य जलवायु उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में सूडान और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में, और इसके अलावा मकर रेखा के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, अगली बात है सवाना तुल्य जलवायु में मानसून जलवायु के समान नियमित अंतराल पर आर्द्र एवं शुष्क ऋतु मिलती है। जो सवाना तुल्य जलवायु है उसमें जो मानसूनी जलवायु होती है उसके समान नियमित अंतराल पर आर्द्र एवं शुष्क ऋतु मिलती है। सवाना जलवायु एक संक्रमणीय प्रकार की जलवायु है। कैसी है? संक्रमणीय प्रकार की जलवायु है, क्योंकि ये विषुवत रेखीय जलवायु और गर्म मरुस्थलों के मध्य पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु संक्रमणीय प्रकार की जलवायु है? तो वो है सवाना जलवायु। उसका कारण है ये जलवायु विषुवत वर्षावन और मरुस्थलों के मध्य पाई जाती है। वो मरुस्थल भी कौन से हैं? गर्म मरुस्थल। ध्यान रखना ये बात। आगे आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन पर। हम बिल्कुल आपको इसी तरीके से नए नए क्वेश्चनों पर लेके आएंगे, ठीक है? और जो नहीं आना चाहता उसको भी आना पड़ेगा। जलवायु दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। जलवायु प्रकार और उनकी विशेषता। चीन तुल्य जलवायु, खाड़ी तुल्य जलवायु, नटाल तुल्य जलवायु। और दूसरी साइड लिखा हुआ है शीतोष्ण मानसूनी, आंशिक मानसूनी और गैर मानसूनी। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है इसका हमें पता चलाना है। किसका पता चलाना है कि कौन सा सही है? तो भाई लोगों, आपके पास ये ऊपर 3 प्रकार की जलवायु के प्रकार हैं और दूसरी साइड आपके पास ये 4 ऑप्शन है। चौथा नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब बताओ भाई कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है, कौन सा सही सुमेलित है। तो भाई लोगों, यहाँ पर ये तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं कि जो चीन तुल्य जलवायु होती है उसकी विशेषता है शीतोष्ण मानसूनी। जो खाड़ी तुल्य जलवायु है उसकी विशेषता है आंशिक मानसूनी। और जो नटाल तुल्य जलवायु है उसकी विशेषता है गैर मानसूनी। ठीक है, अब आ जाओ भाई आगे, थोड़ा सा आगे आ जाओ उठ के, मेहरबानी करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, जलवायु विशेषताओं के संदर्भ में, किसके? जलवायु विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इस जलवायु का नामकरण काई, मॉस, लाइकेन तथा पुष्पी पादपों जैसे छोटी वनस्पतियों के आधार पर किया जाता है। दूसरा कथन है स्थायी तुषार प्रदेश है जहां अधोभूमि हमेशा जमी रहती है। यहाँ लघुवर्धन काल वाली वनस्पति का पोषण कर पाती है। जहाँ लघुवर्धन काल वाली वनस्पति ही पोषण कर पाती है। और उपयुक्त विशेषताओं किस जलवायु प्रदेश को संदर्भित करती हैं। ठीक है, अब बताओ भाई कि जो ये तीनों विशेषताएं हैं, ऊपर जो 3 विशेषता दी गई थी, ये तीनों विशेषताएं कौन से जलवायु प्रदेश की हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप में थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा आपने, तो एक विशेषता है जिसके आधार पर आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, हिमटोपी जलवायु, टुंड्रा जलवायु, टेगा जलवायु और उच्च भूमि जलवायु। केवल एक ऐसा पॉइंट है जिसके बेस पर आप इसका आंसर दे सकते हो।
तो लो भाई मैं बता देता हूँ आपको, ये है टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा तुल्य जलवायु की ये विशेषता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। देखो आंसर में ए दे रखा है यहाँ, टुंड्रा तुल्य जलवायु की विशेषता ये। देखो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट था, जहाँ हमेशा ही जमी रहती है। जो अधोभूमि है वो हमेशा जमी रहती है, और ये एक स्थायी तुषार प्रदेश है। ये दो ऐसी विशेषताएं थी जिनके बेस पर आप 100% ये सही कर सकते हो। साथ ही साथ काई, लाइकेन, ये दो शब्द भी कीवर्ड है। जो टुंड्रा तुल्य जलवायु है उसके कीवर्ड हैं लाइकेन, काई, स्थायी तुषार प्रदेश और अधोभूमि हमेशा ही जमी रहती है। ये इसके कीवर्ड है। अब मैं बता देता हूँ कैसे क्या है। देखो टुंड्रा जलवायु प्रदेश की हम विशेषता बताते हैं आपको। कोपेन जलवायु वेता थे, उन्होंने ध्रुवीय जलवायु को ई के द्वारा दिखाया था कि जो कोपेन जलवायु वेता थे उन्होंने जो ध्रुवीय जलवायु थी उसको कैपिटल ई के द्वारा दिखाया था। और जो ध्रुवीय जलवायु है इसको दो भागों में विभाजित किया था। एक है टुंड्रा जलवायु जिसको ईटी बोलते हैं, और दूसरी है हिमटॉप जलवायु जिसको ईएफ बोलते हैं। एक है टुंड्रा जलवायु जिसको ईटी बोलते हैं, एक है हिमटॉप जलवायु जिसको ईएफ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की ओर, पॉइंट टू पॉइंट। देखो निम्न औसत वार्षिक तापमान के कारण शीत ऋतु के मध्य में जहां तापमान हिमांक बिंदु से 40-50 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, जिससे लगभग वर्ष भर यहाँ बर्फ जमी रहती है। कि एक वो एरिया जहां पर निम्न औसत वार्षिक तापमान के कारण वहां का तापमान हिमांक बिंदु से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं जहां का टेम्परेचर -40 से 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो उसे टुंड्रा बोलते हैं, टुंड्रा तुल्य जलवायु बोलते हैं। वनस्पतियों के लिए लघु वर्धन काल जल जमाव के कारण यहाँ छोटी वनस्पति उगती हैं और यहाँ पर वृक्षाभाव होता है। लघु वर्धन काल का मतलब क्या है? लघु वर्धन काल का मतलब है कि यहाँ पर वो वनस्पति पाई जाती हैं जो अपना बहुत कम विकास कर पाती हैं, उनको विकास के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है, उनकी वृद्धि के लिए कम टाइम मिल पाता है। तो जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर लघु वर्धन काल और जल जमाव के कारण, लघु वर्धन काल और जल जमाव के कारण छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और वृक्षों का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश में छोटी वनस्पति पाई जाती है और वृक्षों का अभाव पाया जाता है, क्यों? उसके दो कारण हैं, पहला लघु वर्धन काल और दूसरा जल जमाव, वाटर लॉगिंग। ठीक है, यहाँ रहने वाले अर्ध यायावरी जीवन व्यतीत करते हैं, कि यहाँ पर जो मानव रहते हैं वो अर्ध यायावरी जीवन व्यतीत करते हैं। एस्किमो नामक जनजाति इग्लू में निवास करती है, कि जो टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जनजातियां हैं वो अर्ध यायावरी जीवन व्यतीत करती हैं। और यहाँ पर रहने वाली एक प्रसिद्ध जनजाति है जिसका नाम है एस्किमो, जो इग्लू में निवास करती है। इग्लू क्या होता है? इग्लू बर्फ के टुकड़ों को काटकर बनाया हुआ मकान होता है, जिसको अंदर की साइड से सील मछली की खाल से कवर किया जाता है, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर वो जो क्या करता है, जो सील मछली की खाल है वो क्या काम करती है, वो एक अवरोध के रूप में काम करती है। किसके रूप में? अवरोध के रूप में काम करती है। टेम्परेचर को अंदर से बाहर नहीं होने देती, बाहर की ठंडी हवाओं को अंदर नहीं आने देती और हीट को बाहर नहीं जाने देती। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, तेगा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अनुपस्थिति रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि ऐसा कौन सा जलवायु प्रदेश है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो वो है
टेगा जलवायु। और टेगा जलवायु का वितरण आर्कटिक वृत्त के नीचे जो ध्रुवों की और टुंड्रा जलवायु में मिल जाता है। जो टेगा तुल्य जलवायु है वो आर्कटिक वृत्तों के नीचे पाया जाता है, 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर पाया जाता है, 60 के और 70 के बीच में पाया जाता है समथिंग। जो टेगा तुल्य जलवायु है वो स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि टेगा जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। टेगा जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, इस क्षेत्र में सदाबहार शंकुधारी वन मिलते हैं, यहाँ उच्च वार्षिक ताप परिसर देखा जाता है, जैतून के वृक्षों की प्रचुरता रहती है, यूरोप में स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में ये जलवायु पाई जाती है। देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है मैं बता नहीं सकता। और यदि आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। अब इसका आंसर बता दो, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन मैं आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आ सकता। इससे सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई लोगों ये जो सिंपल क्वेश्चन है ना, इसका आंसर है ऑप्शन सी कि जो जैतून के वृक्ष हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर सिट्रिक वृक्ष पाए जाते हैं। सिट्रिक वृक्ष का मतलब होता है खट्टे फलों वाले वृक्ष, और जैतून के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये जो तीनों विशेषताएं, पहला सदाबहार शंकुधारी वन, उच्च वार्षिक ताप परिसर और स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों की तीनों टेगा जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखो जैतून के वृक्षों की प्रचुरता भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। ठीक है, टेगा जलवायु प्रदेश में प्रधान रूप से सदाबहार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सदाबहार शंकुधारी वन कौन से जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं? टेगा जलवायु प्रदेश में। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में फैले शंकुधारी वन मुलायम कागज तथा लुगदी, रेयान एवं अन्य रासायनिक उद्योगों के सामान निर्माण हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। टेगा जलवायु या साइबेरिया जलवायु में उच्च वार्षिक ताप परिसर देखा जाता है, यथा साइबेरिया में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक। कि जो टेगा जलवायु या साइबेरिया जलवायु प्रदेश है वहाँ पर उच्च वार्षिक ताप परिसर देखा जाता है। उच्च वार्षिक ताप परिसर का मतलब होता है हाई तापांतर। एक तो तापांतर होता है दिन का तापमान और रात का तापमान, और यहाँ पर है उच्च वार्षिक ताप परिसर मतलब पूरे साल के टेम्परेचर का। तो जो टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश है वहाँ पर सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल है साइबेरिया। साइबेरिया में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक उच्च वार्षिक ताप परिसर देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, जिसको यहाँ पर हम बोलेंगे 501वां क्वेश्चन कि हिमतोप जलवायु आइस कैप क्लाइमेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है, इस प्रकार के जलवायु का वितरण ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। ऊंचे पर्वतों पर कुछ अंतराल के बाद औसत तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च पर्वतों पर कुछ अंतराल के बाद औसत तापमान में बहुत अधिक अंतर पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में स्तरीय ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में स्तरीय ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये आपको पता चलाना है। अब दे दो भाई, जो आइस कैप क्लाइमेट है, हिमतोप जलवायु है,
उनके लिए कौन सा कथन बिल्कुल सही है। और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, जहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शनों से सही आंसर का पता चलाना है। तो भाई लोगों मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जो आइस कैप क्लाइमेट है उसके संबंध में यहाँ पर केवल और केवल पहला कथन सही है कि जो आइस कैप क्लाइमेट है वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। बाकी ये दोनों बातें बिल्कुल गलत है। देखो ये बात भी गलत है कि ऊंचे पर्वतों पर कुछ अंतराल के बाद औसत तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। ये बात भी गलत है। ऊंचाई के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में स्तरीय ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। ये बात भी गलत है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हिमटॉप जलवायु उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड और दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका के आंतरिक भाग में पाई जाती है। पहली बात, आइस कैप क्लाइमेट कहाँ पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड में और दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में। वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। ऊंचे पर्वत स्थलों पर कुछ दूरी औसत तापमान में बदलाव उच्च भूमि जलवायु की विशेषता है। उच्च भूमि जलवायु में ऊंचाई के साथ विभिन्न स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो ऊंची भूमि जलवायु है, उच्च भूमि जलवायु में ऊंचाई के साथ भिन्न भिन्न स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्लेटो स्टेशन पर भी हिमटॉप जलवायु पाई जाती है। जो अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक प्लेटो स्टेशन है जहां पर हिमटॉप जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी याद करने का नहीं है आपको केवल यहाँ पर ध्यान रखना है ये ऊपर की दो बातें कि जो हिमटॉप जलवायु है वो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका में पाई जाती है, जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है। अब हम घुस चुके हैं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। नाउ वी डिस्कसिंग ऑन एटमॉस्फेयर। कभी कभी बीच में इंग्लिश झाड़ लेनी चाहिए खुद का माहौल बनाने के लिए, लेकिन यार माहौल ऐसे नहीं बनता, बनाना पड़ता है वो, उसमें आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए मेरे को। आप यार मेहनत नहीं कर रहे मेरे अकॉर्डिंग, आप कितना पढ़ रहे हो इसका मेरे को पता नहीं है इतना, लेकिन आप मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे हो ये मेरे को पूरा पता है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, खुद भी नहीं कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से भी नहीं करवा रहे, ना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर रहे हो, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो रहे हो। कुछ करो यार लाइफ में, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए तो करो। उल्टा डायलॉग है कि दूसरों के लिए नहीं अपने लिए करो, ऐसा नहीं कि अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए करो। तो मेरे लिए करो कुछ। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, पहला कथन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पश्चात वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा कथन है वायुमंडल में धूल कणों तथा जलवाष्प की उपस्थिति केवल 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। और यहाँ हमें पता चलाना है कौन सा कथन गलत है, और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है जिनमें आपको पता चलाना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। तो भाई लोगों यहाँ पर जो गलत कथन है वो आपको भी पता चल गया होगा। देखो यहाँ पर गलत कथन है ए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद कौन सी पाई जाती है? आर्गन गैस पाई जाती है। कौन सी? आर्गन, ए आर। ये ला देखो, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 0.93% ऑर्गन पाई जाती है, 0.035% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, फिर उसके बाद ओजोन पाई जाती है।
तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन एक सक्रिय गैस है। कैसी है? सक्रिय गैस है, 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ओजोन गैस भी है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का 90% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, जबकि धूलकण एवं जलवाष्प का 90% भाग मात्र 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, जबकि धूलकण और जलवाष्प का 90% भाग मात्र 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। हमें यहाँ पता चलाना है कि कौन सा सही नहीं है, ये भी पढ़ लो। इसको पहले मैं हाईलाइट करवाया हूँ क्योंकि हम भूल जाते हैं, फिर पेपर दे के आगे माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, और यार ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा था फिर भी मैंने गलत कर दिया, किस्मत खराब है मेरी यार, लग साफ नहीं देते, बस अब दे लिया, अब इसके बाद मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। यार कितनी मेहनत करे आदमी यार, जब किस्मत में ना हो तो। ये मेरे को अच्छी तरीके से याद था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं को नहीं पढ़ा। अरे भाई उसमें किस्मत नहीं, तेरी खुद की गलती है। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेगा तब किस्मत कहाँ से साथ देगी? क्वेश्चन को तो पढ़ो पहले पूरे को। तो इसलिए ये जो नहीं सत्य, इन शब्दों को मैंने हाईलाइट करवाया। हर एक क्वेश्चन में देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको ये जो शब्द है नहीं सही, ये आपको हाईलाइट मिलेगा। ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। अब बता दो भाई कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प के संदर्भ में कौन सी बात गलत है? सत्य नहीं है, गलत है, बात एक ही है। तो भाई यहाँ पर बात जो गलत है ना, वो बात गलत है पहली, कि ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। ये बात बिल्कुल सरेआम गलत है। कैसे? सरेआम गलत है बिल्कुल। ये तीनों बात बिल्कुल सही है कि जो जलवाष्प है वो एक ग्रीन हाउस गैस भी है, बात बिल्कुल सही है। जलवाष्प, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में मिलती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% के बीच में पाई जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो जलवाष्प की मात्रा है वो 4% पाई जाती है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वो कम होती जाएगी। क्या होगा कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है, ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जलवाष्प की मात्रा का आधा 200 मीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। देख लो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी शानदार वाली बात लेके आया हूं आपके लिए मैं, कि ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है और जलवाष्प का जो 50% भाग है वो तो मात्र 200 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। 200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर तो जलवाष्प का मात्र 50% भाग पाया जाता है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें यहाँ पर असत्य कथन को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? असत्य कथन को ढूंढना है। क्षोभ सीमा तक वायुमंडल का गर्म होना विकिरण प्रक्रिया का परिणाम है। वायुमंडल की निचली परतों का गर्म होना चालन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारगम्य है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है।
चार प्यारी प्यारी बातें हैं तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ। गाना याद आ जाता है जब मैं प्यारी प्यारी शब्द नाम लेता हूँ। वैसे गाने नहीं आते मेरे को, सुनता बहुत हूँ, याद नहीं होते गाने, प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको गलत कथन को ढूंढना है कि कौन सा गलत कथन है। तो भाई लोगों यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि जो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों तो बिल्कुल सही है और जो पहला है वो गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्षोभ सीमा तक वायुमंडल का गर्म होना विकिरण प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, देखो वायुमंडल की निचली परतों का गर्म होना चालन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारगम्य है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। पारगम्य का मतलब होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस गैस में एक ऐसा जादू पाया जाता है कि वो सूर्य की किरणों को तो जाने देती है, लेकिन जो पृथ्वी से निकलने वाली किरणें उनको नहीं जाने देती। पृथ्वी के संपर्क में आने से हवा गर्म होकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठती है और वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर गर्म होने की इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। ऊर्जा का संवहनीय स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। ठीक है, कि पृथ्वी के संपर्क में आने से हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठ जाती है, और वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर गर्म होने की इस प्रक्रिया को, जो वायुमंडल है उसके ऊर्ध्वाधर गर्म होने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। और ऊर्जा का संवहनीय स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित है। उसके बाद 90 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। वोस्टॉक विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ओजोन यह समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो भाई देखो, जो वोस्टॉक है वो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, बात बिल्कुल सही है। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, ये बात यहाँ पर गलत है, सरयाम गलत है। क्यों गलत है मैं भी आपको बता देता हूँ कारण सहित। देखो, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो 1997 में हुआ था और ओजोन परत को रोकने के लिए हुआ था। वहां पर दे रखा था कि ओजोन, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो 1997 में हुआ था, यह बात गलत है। क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो 1987 में हुआ था ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए। दोबारा बता रहा हूँ कि जो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। लीबिया का अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है, जहाँ का अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है, जबकि विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का वोस्टॉक है, जहाँ का तापमान -87.5 डिग्री सेल्सियस है। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, आ गया समझ में? अब आ जाओ 10वें क्वेश्चन पर कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह मंडल
मौसमी हलचलों से मुक्त है। वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। तापमान में क्षैतिज परिवर्तन की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर मंद तथा अल्प होता है। कि जो तापमान में क्षैतिज परिवर्तन की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर परिवर्तन मंद तथा अल्प होता है। निम्नलिखित विशेषताएं वायुमंडल के किस संस्तर की हैं? कि जो ये विशेषताएं हैं वो वायुमंडल की कौन सी परत की हैं, ये आपको पता चलाना है। यहाँ पर टोटल 4 वायुमंडल की परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयनमंडल, और ये उसकी विशेषताएं। तो आपको पता चलाना है कि ये विशेषताएं कौन से मंडल की हैं। तो भाई लोगों, जो ये सारी विशेषताएं हैं ना, जो समताप मंडल की हैं, स्ट्रेटोस्फीयर की हैं, समताप मंडल की, समताप मंडल से संबंधित है। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की मध्यवर्ती परत है। इसका विस्तार पृथ्वी के भूतल से 8 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह मौसमी हलचलों से मुक्त रहता है। यहाँ पर वायुयान एरोप्लेन या वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि पैराबैंगनी किरणों का अवशोषण इस परत का तापमान बढ़ा देता है, और उसका कारण है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और वो टेम्परेचर को अवशोषित करती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। प्लीज़ अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही सभी क्वेश्चंस की PDF लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें मेरे से। और प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे को ऑलवेज फॉलो करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।